हेलो एवरीवन, जीएस जोन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है और पुनः मैं समसामयिक विषयों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। अब तक जितने भी एपिसोड अपलोड हुए हैं उन सभी पर काफ़ी अच्छा फीडबैक प्राप्त हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप सभी का सपोर्ट मिलता रहेगा। बस एक अनुरोध है कि एपिसोड देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, इससे हमें अपना स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की अमेरिकी सिरिशा बांदला, जिन्हें 11 जुलाई को अंतरिक्ष यात्रा पर जाना है, किस अमेरिकी स्पेस कंपनी की कर्मचारी हैं? इंडियन अमेरिकन सिरिशा बांदला, हु इज शेड्यूल्ड टू गो टू स्पेस ऑन जुलाई 11, इज एन एम्प्लॉय ऑफ व्हिच अमेरिकन स्पेस कंपनी? ऑप्शन है ए स्पेस एक्स, बी में है वर्जिन गैलेक्टिक, सी में है ब्लू ओरिजिन और डी में है स्पेस फ्लाइट। आप तस्वीर में सिरिशा बांदला की तस्वीर देख सकते हैं। ये है सिरिशा बांदला और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वर्जिन गैलेक्टिक। सिरिशा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक की कर्मचारी हैं और अन्य 5 वैज्ञानिकों के साथ ये 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगी। वैसे इनका जन्म भारत के ही आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में हुआ था और आप जानते हैं कि इससे पहले भी भारत की एक और बेटी कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। वैसे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में एक रूसी अंतरिक्ष अभियान के तहत रूसी सहयोग से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्जिन गैलेक्टिक। वैसे ऑप्शन में जितने भी नाम दिए गए हैं वो सभी अमेरिका की स्पेस कंपनियां ही हैं, परंतु सिरिशा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की तरफ से अंतरिक्ष यात्रा पर जा रही हैं। इस एपिसोड का अगला प्रश्न है, हायर बैंकल महापाषाणिक स्थल, जिसे हाल में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने हेतु स्वीकृति मिली है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? हायर बैंकल मेगालिथिक साइट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर inclusion in the UNESCO World Heritage List located in which Indian state? ऑप्शन है तमिलनाडु, ए में, बी में है राजस्थान, सी में कर्नाटक और डी में केरल। जैसा कि आप जानते होंगे, मेगालिथिक का अर्थ होता है महापाषाण, अर्थात बहुत बड़ा पत्थर। तो हायर बैंकल एक स्थान है जहां पर बड़े बड़े पत्थरों को काटकर और उसे अद्भुत स्मारक का रूप दिया गया है और यह स्थल कर्नाटक में जो विजयनगर साम्राज्य था प्राचीन काल में, उसकी राजधानी हम्पी थी, उससे 50 किलोमीटर की दूरी पर मात्र है और अभी से लगभग 3500 साल पहले लोगों की नज़र यहाँ पर गई थी और तब से यह कौतूहल का विषय रहा है और हाल ही में भारत के प्रस्ताव पर यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वैसे आप जानते होंगे कि यूनेस्को वैसे स्थलों को विश्व विरासत सूची में अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करती है जो किसी देश के सांस्कृतिक अथवा पौराणिक धरोहर होते हैं और इसी क्रम में भारत के अब तक 38 स्थलों या स्मारकों को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है और इसी कड़ी में हायर बैंकल की महापाषाणिक स्थल को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक, अर्थात यह जो हायर बैंकल महापाषाणिक स्थल है वह कर्नाटक राज्य में है। इसके अतिरिक्त जो 5 अन्य चीज़ों को यूनेस्को ने हाल फिलहाल अपनी विश्व विरासत सूची के लिए स्वीकृति प्रदान की है, उसमें वाराणसी का गंगा घाट जो उत्तर प्रदेश में है, कांचीपुरम का मंदिर जो तमिलनाडु में है और सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र और भेड़ा घाट एवं लमेता घाट मध्य प्रदेश। तो इन 5 वस्तुओं या जो वास्तुकला के नमूने हैं और हायर बैंकल महापाषाणिक को मिलाकर कुल 6 स्थलों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे पूर्व भारत के 38 स्थल वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल हैं और इन 6 स्थलों को अंतिम रूप से वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के बाद भारत में विश्व विरासत की सूची के कुल
44 स्थल हो जाएंगे। आज के एपिसोड का तीसरा प्रश्न है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व के महानतम नेताओं की सूची 2021 में पहले स्थान पर कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून मैगजीन? ऑप्शन है ए में स्कॉट मॉरिसन, बी में जेसिंडा अर्डर्न, सी में अदार पूनावाला और डी में जीन कास्टेक्स। आपको बता दें कि फॉर्च्यून पत्रिका प्रत्येक वर्ष विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी करता है और इस बार की सूची फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी सूची का 8वां संस्करण है और इस बार की सूची तैयार करने में विशेष रूप से कोविड-19 के ऊपर किए गए कार्यों को प्राथमिकता दी गई है और इसी कारण एक भारतीय को भी अंडर 10 अर्थात 10 के अंदर आने का मौका मिला है और वो है अदार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और आपको पता होगा कि इसी इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड नामक कोरोना की टीका तैयार किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जेसिंडा अर्डर्न, जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। इनके द्वारा कोविड-19 के ऊपर किए गए कार्यों के लिए इन्हें फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के महानतम नेताओं की सूची में पहले स्थान पर रखा है। आज के एपिसोड का चौथा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इंद्रजाल का निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम इंद्रजाल हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाई। ऑप्शन है ए में बेल अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बी में है DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में है इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और चौथा ऑप्शन डी में है ग्रीन रोबोटिक्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रीन रोबोटिक्स, जो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। आप जानते हैं कि हाल ही में 27 जून को श्रीनगर में जम्मू एयरबेस से ड्रोन से हमला किया गया था और इसके बाद से ही ड्रोन डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और इसी बीच ये ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने घोषणा किया है कि उसने जो इंद्रजाल नामक एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है वह ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से इजराइल में एक डोम नाम का ड्रोन डिफेंस सिस्टम काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्रीन रोबोटिक्स। आज का पांचवा प्रश्न है, ब्लूमबर्ग मिलियनेयर इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं। दूसरे क्रम पर कौन है? अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग मिलियनेयर इंडेक्स 2021, जेफ बेजोस इज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। हु इज सेकेंड? ऑप्शन है ए में बिल गेट्स, बी में एलॉन मस्क, सी में बर्नार्ड आर्नोल्ड और डी में मार्क जुकरबर्ग। आप जानते हैं कि ब्लूमबर्ग मिलियनेयर इंडेक्स प्रत्येक वर्ष विश्व के अमीर लोगों की सूची जारी करती है और इस बार भी उसने 2021 में भी उसने विश्व के अमीर लोगों की सूची जारी की है। इस सूची में आपको बता दें कि भारत के अनिल अंबानी जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं वो 12वें नंबर पर हैं और पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस। तो आपको बताना है कि इनमें 4 नाम दिए गए हैं, इनमें दूसरे नंबर पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एलॉन मस्क। एलन मस्क विश्व प्रसिद्ध टेस्ला कार कंपनी के मालिक हैं और साथ ही अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसके मालिक भी एलॉन मस्क ही हैं और इन्हें ब्लूमबर्ग ने अपने इंडेक्स में दुनिया का 2021 का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति माना है। आपकी स्क्रीन पर आज की एपिसोड का छठा प्रश्न है, सैल्यूट डॉक्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत किस निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा की गई है? विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज स्टार्टेड द सैल्यूट डॉक्टर्स प्रोग्राम? ऑप्शन है ए में ICICI बैंक, बी में है येस बैंक, सी में है इंडसइंड बैंक और डी ऑप्शन है HDFC बैंक। ये सभी बैंक भारत के निजी क्षेत्र के बैंक हैं और इसमें ICICI बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जिसने सैल्यूट डॉक्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है। आपको पता होगा कि इस कोरोना काल में डॉक्टरों को फ्रंट लाइन वर्कर्स माना जा रहा है
और इसी से प्रेरित होकर बैंक ने चिकित्सकों के प्रति उच्च सम्मान प्रदर्शित करने हेतु सैल्यूट डॉक्टर्स बैंकिंग सॉल्यूशन सेवा का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टरों को उनकी जीवन शैली में सुधार करने या उनके अस्पताल का डिजिटलाइजेशन करने या चिकित्सा उपकरण के क्रय करने हेतु बैंक अपनी भरपूर मदद करेगी और डॉक्टरों के जीवन स्तर में सुधार लाने का हर संभव प्रयास करेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर्स दिवस अर्थात 1 जुलाई को किया गया था। वैसे इन सभी प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकों के एमडी या सीईओ का नाम अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो इन जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं उन सभी के सीईओ और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक, उनका नाम अवश्य देख कर जाएं और इनके टैग लाइन अवश्य याद कर लें, क्योंकि टैग लाइन भी हाल के वर्षों में कई बार पूछा गया है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक का टैग लाइन है ख्याल आपका, इसी तरह येस बैंक का टैग लाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एचडीएफसी बैंक का टैग लाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इंडसइंड बैंक का टैग लाइन है वी मेक मनी सिंपल। तो इस तरह से जितने भी बैंक हैं सभी का कुछ ना कुछ टैग लाइन है जो आपको याद रखना ज़रूरी है। पिछले किसी एग्ज़ाम में हाल ही में बंधन बैंक का टैग लाइन पूछा हुआ था, तो आप सभी बैंकों का टैग लाइन अवश्य देख लेंगे। आज के एपिसोड का 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट शिशु कार्यक्रम की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम प्रोजेक्ट शिशु? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी में राजस्थान, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झारखंड। यह प्रोजेक्ट झारखंड सरकार के द्वारा वैसे बच्चों के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में अपने माता पिता को खो दिया। ऐसे बच्चों को, अनाथ बच्चों को किसी अनाथालय में न भेजकर उन्हें पारिवारिक और सामाजिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए सरकार वैसे लोगों की तलाश करेगी जो स्वेच्छा से इन बच्चों को गोद ले सकें और इनका लालन पालन कर सकें, जिसके लिए झारखंड सरकार उन्हें पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएगी और उन्हें उचित पारिश्रमिक भी देगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को मानव तस्करी से बचाना और इन बच्चों को पारिवारिक एवं सामाजिक माहौल उपलब्ध कराना है, ताकि ये कोई गलत हाथों में न पड़े। और इन बच्चों का पालन करने के लिए सरकार विधवा या विधुर अथवा निसंतान लोगों को प्राथमिकता देगी। तो ये काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो चुके हैं, जिनका लालन पालन करने वाला कोई नहीं है, उन बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने या तस्करों के हाथ से बचाने के लिए सरकार यह कार्यक्रम शुरू कर रही है, झारखंड की सरकार। इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो दंपत्ति निसंतान हैं और जिन्हें बच्चे की ख्वाहिश है, उन्हें लालन पालन करने के लिए बच्चे मिल जाएंगे। आज का 8वां प्रश्न है, हाल में संपन्न सी ब्रिज 2021 किन 2 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? द रिसेंटली कंक्लूडेड सी ब्रिज 2021 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ विच 2 कंट्रीज? आपके सामने ऑप्शन है, ए में रूस और चीन, बी में फिलीपींस और भारत, सी में अमेरिका और यूक्रेन, डी में इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं पूरे विश्व में अभी शंका का माहौल बना हुआ है। अधिकांश देश एक दूसरे देश के हमले की आशंका में हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में अक्सर सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। बड़े बड़े देश छोटे देशों के साथ मिलकर या अपने समकक्ष देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं और इसी क्रम में यह सैन्य अभ्यास, जिसका नाम सी ब्रिज 2021 है, आयोजित किया गया काला सागर में। तो आपको बताना है कि यह सैन्य अभ्यास इनमें से किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका और यूक्रेन। आप देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया का ये नक्शा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पूर्व में सोवियत संघ का ही एक भाग था, यूक्रेन और रसिया, जो अब अलग अलग देश बन चुका है और दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। और यहाँ जो क्रीमिया दिखाई दे रहा है,
यही इन दोनों देशों के बीच झगड़े का मूल कारण है। क्रीमिया पर अभी वैसे रूस का कब्जा है, लेकिन यह रूस और यूक्रेन के बीच विवादित क्षेत्र है। और आप ये जो ब्लू रंग में देख रहे हैं नक्शा का क्षेत्र, यह काला सागर है और इसी काला सागर के बीच में यह क्रीमिया स्थान अवस्थित है और इसी को लेकर इन दोनों देशों के बीच काफ़ी पुरानी लड़ाई या विवाद का विषय चल रहा है। और ख़ास करके अमेरिका ने यूक्रेन के साथ यह जो सैन्य अभ्यास किया, यह रूस के लिए काफ़ी नागवार गुजरा और रूस ने इस पर अपनी नाराज़गी भी जताई थी। और ख़ास करके अमेरिका या रूस के बिल्कुल पड़ोस में जाकर इस तरह का यूक्रेन जो रूस का एक प्रतिद्वंदी देश है, उसके साथ इस तरह का सैन्य अभ्यास आयोजित कर वास्तव में रूस को चिढ़ाने के लिए उसने ऐसा किया है। तो यह कहना यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि अगर अमेरिका अपने इस तरह के कार्यों से बाज नहीं आता है तो आगे आने वाले समय में रूस और अमेरिका के बीच संबंध और ख़राब होते चले जाएंगे। आज के एपिसोड का 9वां प्रश्न है, हाल में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के आयात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ सिप्री, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ आर्म्स इम्पोर्ट? सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता है कि यह सिप्री क्या है। जैसा कि आप सिप्री के लोगो में देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हालांकि स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, पर इस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध हथियार एवं निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और इसी से संबंधित अपने सूची जारी करती है, जिसमें हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश या निर्यातक देश या दुनिया में जो आयुध निर्माण करता देश हैं उनके बारे में यह अपनी रिपोर्ट प्रसारित करती है। तो हाल ही में जो सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश सऊदी अरब है, जबकि भारत का स्थान इसमें दूसरा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। वैसे यह थोड़ा पुराना इंडेक्स है, परंतु इसकी स्थिति में अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। हाल फिलहाल जो जारी हुआ है रिपोर्ट, उसमें भी भारत हथियारों के आयात के मामले में विश्व में अभी दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर सऊदी अरब है, जबकि हथियारों के निर्यात के मामले में अमेरिका विश्व में नंबर 1 है और भारत का स्थान 24वां अर्थात 24th है। आज का 10वां प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का कौन स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? ऑप्शन है ए में 41वां, बी में 43वां, सी में 45वां और डी में 47वां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 43वां, अर्थात विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत को 43वां स्थान मिला है। इसमें 64 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें रैंक 1 पर स्विट्जरलैंड, 2 पर स्वीडन और 3 पर डेनमार्क आया। और इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD। इस सूचकांक को बनाते समय आर्थिक प्रदर्शन, देशों के आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा को आधार माना जाता है और देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता अन्य देशों के साथ कितनी है, इसको भी आधार मानकर यह इंडेक्स अर्थात सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इस बार भारत का स्थान है 43वां। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के एपिसोड का 11वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? एट प्रेजेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए में 9, बी में 10, सी में 11 और डी में 12। जैसा कि आप जानते होंगे, हाल ही में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है और इस विस्तार के बाद कई मंत्री अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और
कई मंत्रियों को उनके पद से हटाया भी गया है। तो इसी क्रम में जो अब नया मंत्रिपरिषद है उसमें महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11। अर्थात अभी भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में महिला मंत्रियों की संख्या 11 है, जिनमें कैबिनेट मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक शामिल हैं। अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या 77 है, जिसमें कैबिनेट मंत्री 30 हैं, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 2 और राज्य मंत्री 45 को बनाया गया है। कुल मिलाकर 77 मंत्री अभी भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं। जैसा कि आप जानते हैं 91वां संविधान संशोधन जो 2003 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित कर दिया गया था, अर्थात वह निम्न सदन के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। भारत के संसद में निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है और लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखकर भारत के मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है। आप जानते हैं कि भारत के लोकसभा में अभी सदस्यों की संख्या 543 है, तो इस हिसाब से 543 का 15% 81 होगा। अर्थात मंत्रिपरिषद में 81 से अधिक मंत्री, चाहे वह कैबिनेट स्तर के मंत्री हों या राज्य स्तर के मंत्री हों, 81 से अधिक मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो अभी 4 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। अभी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या 77 है। आगे हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर 4 और मंत्रियों को शामिल किया जा सके, परंतु 81 से अधिक मंत्री किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। आज के एपिसोड का 12वां प्रश्न है, हाल में भारत के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला मिला है? रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस बीन फाउंड? ऑप्शन है ए में केरल, बी में मिजोरम, सी में कर्नाटक और डी में मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरल। जैसा कि आप जानते हैं जीका वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है और भारत में इसका नया मामला इसी साल पाया गया है। और ये वायरस आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को संक्रमित करता है, जो एडिज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। यह वायरस फ्लाविविरिडिए वायरस फैमिली का है और काफ़ी खतरनाक माना जाता है। तो अभी प्रारंभिक लक्षण केरल में दिखाई पड़े हैं। हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले तक केरल में 13 मामले इस जीका वायरस के सामने आए थे और सरकार काफ़ी सजग है इसको नियंत्रित करने के लिए। आज के एपिसोड का 13वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया है? विच प्लेयर हैज़ बीन गिवन द लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? ऑप्शन है ए में नोवाक जोकोविच, बी में विराट कोहली, सी में राफेल नाडाल और डी में बाबर आजम। जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे हैं नोवाक जोकोविच और राफेल नाडाल ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और राफेल नाडाल स्पेन के, जबकि विराट कोहली आप सभी जानते हैं भारत के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान और बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट के प्रमुख बल्लेबाज। तो इन चारों में इस बार लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं खेलों के क्षेत्र में लॉरियस स्पोर्ट्समैन अवार्ड नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है और प्रत्येक साल भर में किए गए अच्छे प्रदर्शन के लिए यह किसी एक खिलाड़ी को महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग दोनों वर्ग में दिया जाता है। तो इस बार यह पुरस्कार दिया गया है राफेल नाडाल को, जो स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, और महिला वर्ग में यह पुरस्कार नाओमी ओसाका जो जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं उन्हें दिया गया है। आज के एपिसोड का 14वां प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया स्क्वाड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक? जैसा आप जानते हैं कि
किसी भी खेल समारोह का जब उद्घाटन होता है तो उद्घाटन समारोह में प्रत्येक देश के खिलाड़ी अपने झंडे के तले फ्लैग मार्च करते हैं और मैदान के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और यह काफ़ी मनोहारी दृश्य होता है और खिलाड़ियों के लिए अपने आप में गौरव का क्षण होता है। और इस अवसर पर अपने देश का झंडा लेकर आगे आगे चलने की गौरव विरले किसी को मिलती है। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में ध्वजवाहक बनने का सौभाग्य इनमें से किस खिलाड़ी को मिला है? ऑप्शन आपके सामने है। ए में मैरी कॉम, बी में मनप्रीत सिंह, सी ऑप्शन में है ए और बी दोनों अर्थात मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आप जानते होंगे मैरी कॉम भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज और मनप्रीत सिंह भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान। तो इनमें से दोनों में से किन्हें इस बार के ध्वजवाहक बनने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, या दोनों को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो दोनों अपने देश के लिए इस बार पदक की उम्मीद से गए हैं, तो इन दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो भारतीय स्क्वाड, भारतीय दल के मार्च पास्ट करने के समय वो नेतृत्व करें और भारत का तिरंगा लेकर आगे आगे चले। और समापन समारोह में पहलवान बजरंग को यह सम्मान मिलेगा कि वह समापन समारोह के दौरान जो फ्लैग मार्च होगा उसमें भारत का तिरंगा लेकर वो आगे आगे रहेंगे। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होगा या समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होगा। तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों होंगे, और समापन समारोह में बजरंग जो पहलवान है वो भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, विश्व की नंबर 1 भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी का संबंध किस राज्य से है? वर्ल्ड नंबर 1 इंडियन फीमेल आर्चर दीपिका कुमारी बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट? ऑप्शंस हैं ए में तमिलनाडु, बी में उड़ीसा, सी में उत्तर प्रदेश और डी में झारखंड। जैसा कि आपको पता होगा कि हाल ही में पेरिस में जो विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता का तीसरा चरण संपन्न हुआ था, उसमें दीपिका कुमारी ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे, और इसी के प्रतिफल के रूप में विश्व तीरंदाजी परिसंघ ने जो अपनी रैंकिंग जारी किया था उसमें उन्हें महिला वर्ग में प्रथम स्थान दिया गया। और अभी इसका विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता का एक चरण और होना है जो अमेरिका में होगा, उसके बाद फाइनल पदक तालिका प्रकाशित होगी। अभी फिलहाल भारत 7 स्वर्ण के साथ नंबर 1 पर है और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। और हम आशा करते हैं कि सभी भारतवासी यह आशा करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भी दीपिका कुमारी का अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा और वो भारत को अवश्य स्वर्ण पदक दिलाएंगी, और हम उनसे काफ़ी आशान्वित हैं। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त हुआ, और एपिसोड के अवलोकन के पश्चात आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, जिससे हमें अपना स्तर सुधारने का मौका मिले। धन्यवाद।